Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today January 6 I will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure के सेशन में हम लोग पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है ऑलिव रिडली टर्टल और एक यूनिक टर्म अरीबाडा से। तो ऑलिव रिडली टर्टल ये स्पीसीज क्या है, टर्टल की कौन सी स्पीसीज है, क्या इसके कंजर्वेशन स्टेटस है, कहाँ ये मिलता है, क्या सिग्निफिकेंस है इसके कंजर्वेशन का, और ये अरीबाडा नाम का टर्म है क्या एक्चुअली में। एक्चुअली दिस इज अ टर्म रिलेटेड टू इट्स मास नेस्टिंग। यहाँ पर एक जगह पर आकर लार्ज नंबर में ऑलिव रिडली टर्टल्स नेस्टिंग का काम करते हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी का फेवरेट स्पीसीज है ये, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विस का भी। दूसरा होगा बैटरी पैक आधार नंबर। आप सबका आधार नंबर होगा, शायद आधार कार्ड लेकर ही एग्जामिनेशन देने जाते होंगे। आज हम बैटरी पैक आधार नंबर की बात करेंगे कि बैटरीज को या बैटरी पैक को किस तरह से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है। द थर्ड वुड बी सोमनाथ टेम्पल, वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट और वेरी एम्बिशियस फेस्टिवल हम बोल सकते हैं। सोमनाथ टेम्पल की हिस्ट्री काफी पुरानी है। जब हम हिस्ट्री पढ़ने का काम करते हैं, इंडियन हिस्ट्री, तो हम पढ़ते हैं महमूद गजनी के बारे में, जिसने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। कुछ हद तक डिस्ट्रॉय भी किया पर नाकामयाब रहा। अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ टेम्पल के उसी डिस्ट्रक्शन के 1000 साल को हम मना रहे हैं कि 1000 साल पहले डिस्ट्रक्शन की शुरुआत तो की गई थी, पर महमूद गजनी फेल रहा और उन डिस्ट्रक्शन के एफर्ट्स को झेलते हुए भी सोमनाथ टेम्पल आज भी उसी तरह से भारतीयों के बिलीफ, भारतीयों के फेथ और भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ खड़ा है। इसके सारे डिटेल्स हम देखेंगे। फोर्थ वुड बी व्हाइट बेलीड हेरोन, एक स्पीसीज जो न्यूज में रहा। ये व्हाइट बेलीड हेरोन किस रीजन में मिलता है, क्या इसके कंजर्वेशन स्टेटस है, वो सारी डिटेल्स, क्यों ये न्यूज में रहा, ये भी डिस्कस करेंगे हम। एंड फिफ्थ होगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मतलब ये मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड होगा, इतना तो हमें मातृ वंदना योजना से नाम मालूम पड़ रहा है। फिर हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के लिए आपके नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द ऑलिव रिडली टर्टल्स। ऑलिव रिडली टर्टल, आप द हिंदू का यह आर्टिकल देख सकते हो दैट ऑलिव रिडली नेस्टिंग सीजन बिगिंस इन आंध्र। आंध्र के साथ साथ जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, उड़ीसा वाले कोस्ट, वहां पर भी आपको ये ऑलिव रिडली टर्टल दिखेंगे और इनका नेस्टिंग सीजन अब शुरू हो चुका है। मतलब अभी विंटर के टाइम में इनका नेस्टिंग सीजन होता है, ये हमें मालूम पड़ गया। राइट, चलिए आइए पहले स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल स्पीसीज फाउंड इन द वर्ल्ड। एक्चुअली गाइड ने ये लार्जेस्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट नहीं है, स्मॉल स्पीसीज है। अबंडेंट भी है, काफी ज्यादा लार्ज नंबर में मिलते हैं, बट लार्जेस्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कौन सा लार्जेस्ट टर्टल स्पीसीज है, ये ढूंढिएगा और ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Second, they are best known for their unique mass nesting phenomena known as अरीबाडा। यस, अरीबाडा इनका यूनिक मास नेस्टिंग फेनोमेना है, जहां ये लार्ज नंबर में उड़ीसा के कोस्ट पे, आंध्रा कोस्ट पे इकट्ठे होते हैं, है ना। उसके बाद ये नए टर्टल्स को जन्म देते हैं लार्ज नंबर में, काफी लार्ज नंबर में। कुछ टाइम के लिए तो कोस्ट को बंद करना पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अरीबाडा बोलते हैं। विंटर के सीजन में अभी होता है। Third, in India, Gahirmatha Marine Sanctuary in Odisha is recognized as the world's largest nesting ground for these turtles. Yes, it is completely correct. टू भी हमारा करेक्ट था कि ओडिशा का जो गहीरमाथा मरीन सेंचुरी है, ये ऑलिव रिडली टर्टल के लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड या लार्जेस्ट अरीबाडा फेनोमेना के लिए जाना जाता है। फोर्थ, दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। एक्चुअली थ्रेटन्ड स्पीसीज तो है, बट क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। इनके नंबर्स अभी ठीक ठाक प्रोटेक्टेड है, इसलिए वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। तो फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। अब आपको ढूंढना क्या था यहाँ पर, इनकरेक्ट। आप बोलोगे कि सर आपने इनकरेक्ट को बोल्ड क्यों नहीं किया, तो इट्स नॉट नेसेसरी गाइस कि हमेशा एग्जामिनेशन में इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट बोल्ड होकर मिले, इसलिए ये प्रैक्टिस में तुम्हारा करवाते रहता हूँ। इनकरेक्ट कौन कौन से थे, 1 इनकरेक्ट था, 4 इनकरेक्ट है, क्या आंसर होगा, ए। करेक्ट ढूंढना होता तो हम बी पर आते हैं। ठीक है, चलिए। सो ऑलिव रिडली टर्टल स्मॉलेस्ट है, एबंडेंट तो मिलता है बट स्मॉलेस्ट टर्टल्स में आता है। ऑलिव कलर्ड का ऊपर का इसका सेल होता है, हर्ट शेप में दिखता है, जैसा आप इसको देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हर्ट के शेप में। राइट, डाइट को बोले तो ये कार्निवोरस है। अच्छा, कार्निवोरस है मतलब ये प्लांट्स वगैरह खाने के साथ साथ जेलीफिश, श्रिम्प, स्नेल्स, क्रैब्स, इनको भी खाने का काम करता है। कार्निवोरस है, याद रखिएगा इस चीज को। यूनिक बिहेवियर अपने अरीबाडा मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है, जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में उड़ीसा और आंध्रा कोस्ट में होते हैं। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में तो मिलेगा ही, इसके अलावा अटलांटिक पैसिफिक ओशन में भी लार्ज नंबर में आपको मिलेंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूकरी या लार्जेस्ट जो अरीबाडा फेनोमेनन है, वो उड़ीसा के ही गहीरमाथा मरीन सेंचुरी में देखा जाता है। गहीरमाथा मरीन सेंचुरी के बारे में आप एक बार पढ़िएगा, गहीरमाथा मरीन सेंचुरी के और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। इसके अलावा ऋषिकुलिया रिवर माउथ अगेन उड़ीसा, देवी रिवर माउथ अगेन उड़ीसा, एंड विशाखापट्टनम कोस्ट आंध्र प्रदेश में भी अरीबाडा फेनोमेनन देखने को मिलते हैं।
IUCN स्टेटस की बात करें तो थ्रेटन्ड है, लेकिन इसके नंबर अभी भी ठीक हैं, दैट्स व्हाई वन लेवल कैटेगरी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसको शेड्यूल 1 में रखता है हाईएस्ट प्रोटेक्शन के साथ, और साइट्स भी अपेंडिक्स 1 में कवर करने का काम करता है, मतलब इसके किसी भी टाइप के कॉमर्शियल ट्रेड को प्रोहिबिट किया हुआ है एज पर द साइट्स। की कंजर्वेशन इनिशिएटिव की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1980 में एक इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन ओलिविया। ऐसे ऐसे टर्म्स ना, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स तो मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। भले 1980 का है, लेकिन ये ओलिविया अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली नवंबर दिसंबर से लेकर मई तक इनका जो नेस्टिंग सीजन होता है, उस टाइम में ऑलिव रिडली टर्टल्स को नुकसान ना पहुंचे, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का ये इनिशिएटिव है। इसके अलावा टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस भी लगाए जाते हैं, जिससे कि बीचेस पर ना टर्टल्स को किसी भी टाइप का खतरा ना हो। ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हो गए हमारे ऑलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड, स्पेशली कहां, इंडिया के इस ईस्टर्न कोस्ट पे, आंध्रा एंड उड़ीसा कोस्ट पे। ओके, द सेकेंड टॉपिक इज बैटरी पैक आधार नंबर। बैटरी पैक आधार नंबर, बैटरीज को भी या बैटरी के पैक को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना, जिससे बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, उसका रिसाइकलिंग, हर चीज को मॉनिटर किया जा सके। यही है BPAN, बैटरी पैक आधार नंबर। अच्छा, यहां पर हम एक चीज ध्यान रखेंगे, पिक्चर को भी देखो तो यहाँ पे एक ईवी को दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को दिखाया गया है। इट मीन सारे के सारे बैटरी अभी इसके टारगेट नहीं होंगे, ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, ई व्हीकल्स को। चलिए आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज ए यूनिक 21 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू एवरी बैटरी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। 21 कैरेक्टर है या नहीं है, ये तो हम चेक कर लेंगे आगे कि भाई 21 कैरेक्टर है क्या। तो हाँ, 21 कैरेक्टर तो यहाँ न्यूज क्लिपिंग में भी दिख रहा है, पर हर बैटरी को नहीं असाइन किया जाएगा, नॉट टू ऑल द बैटरी। यहां पर ना कुछ स्पेसिफिकेशंस है, देखो 2 किलोवाट से अबव की जो बैटरी होगी ना, उसको ये आधार नंबर असाइन किया जाएगा। और स्पेशली 80 to 90% जो इंडिया का जो लिथियम आयन डिमांड है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, पहले उनको ये नंबर असाइन किया जाएगा, देन उसके बाद बाकी 2 किलोवाट से ऊपर वाले बैटरीज को। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन ध्यान रखना है, छोटे छोटे बैटरीज को नहीं दिया जा रहा है। सेकंड, जैसे बच्चे भी जो एकदम जिनका जन्म होता है, उनको हम तुरंत आधार नंबर तो नहीं बनवा देते हैं ना, कुछ ऐसा ही यहां पर भी। फिर क्या है, द सिस्टम इज डिजाइन टू स्टोर बोथ स्टैटिक इंफॉर्मेशन लाइक मटेरियल कंपोजिशन एंड डायनेमिक डाटा सच एज बैटरी हेल्थ एंड थर्मल इवेंट्स। बैटरी से रिलेटेड जो भी इवेंट चाहिए, वो सारे इवेंट यहाँ पर स्टोर रहेंगे, जिससे बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसका हेल्थ और उसके आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, हर चीज को मॉनिटर किया जा सके। Third, the primary objective of BPAN is to enable efficient recycling and life cycle tracking of the electric vehicle batteries. Yes, obviously this would be addressed. बैटरी पैक आधार नंबर से हम इन सारी चीजों को एड्रेस कर पाएंगे। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, 2 and 3 ओनली। आइए अब बाकी डिटेल्स की बात करें तो 21 कैरेक्टर का एक यूनिक नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर असाइन किया जाएगा, जिसको हम बैटरी पैक आधार नंबर बोलेंगे। 2 किलोवाट से ऊपर वाले बैटरीज को, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाले बैटरी, राइट। ये मैंडेटरी होगा, मतलब जो भी बैटरी का प्रोड्यूसर है या इंपोर्टर है, उनको ये बैटरी पैक आधार नंबर लगाना ही होगा 21 डिजिट का। बाय द वे, जो आधार नंबर हमारा होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, ये तो तुमको अपना आधार नंबर याद होगा तो भी मालूम पड़ जाएगा कितने डिजिट होते हैं। की फीचर्स एंड मैकेनिज्म की बात करें, ये ना हमेशा विजुअल होना चाहिए, मतलब ये जो आधार नंबर यहाँ पे असाइन किया जा रहा है, जैसे एक क्यूआर कोड लगा दिया जाएगा, इसके साथ यहाँ पे नंबर भी 21 डिजिट के हैं, तो इट शुड बी विजुअल टू ऑल द टाइम्स, नॉन डिस्ट्रक्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, जिससे कभी भी इस नंबर को देखकर ट्रेस किया जा सके कि इसका बैटरी का लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल ट्रैकिंग पॉसिबल होगा। डाटा स्टोरेज से रिलेटेड सारे जो भी डाटा चाहिए, इसके मटेरियल से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, एनवायरमेंटल इंपैक्ट से रिलेटेड, वो सारे डिटेल्स एंड कंसल्टेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस उसका होगा, ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी मींस एफिशिएंट रिसाइकलिंग ऑफ सच काइंड ऑफ बैटरीज। सेकंड लाइफ यूजेस प्रमोट होनी चाहिए बैटरीज की, क्योंकि अगर हम सेकंड लाइफ यूजेस को प्रमोट नहीं करेंगे तो एफिशिएंट रिसाइकलिंग नहीं होगा और ई वेस्ट जनरेट होता जाता है। ई वेस्ट इज अनदर बिग कंसर्न फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, जहां पर हम इतना ज्यादा ई मटेरियल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। It would also bring transparency in the field of accountability of the battery manufacturer as well as the importers as well as the users, कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एनवायरमेंट को तो हार्म नहीं कर रहे हो, और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को पूरी तरह से इंप्लीमेंट अच्छे से किया जा सकेगा। ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए बैटरी पैक आधार नंबर के। थर्ड हम आते हैं सोमनाथ टेम्पल। तो जैसा मैंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जनवरी 11 को सोमनाथ टेम्पल विजिट करने वाले हैं, ये पहले के पिक्चर हैं, और हम यहाँ पे सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो जीत। महमूद गजनी ने 1000 साल पहले सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था, हम उस अटैक की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तुमने भले अटैक किया हो, लेकिन हमारा जो फेथ है, हमारी जो भावना है, हमारी जो श्रद्धा है, वो आज भी अडिग है। इस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है।
अब चलिए सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड फीचर्स देखते हैं। पहला क्या, इट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सरस्वती, हिरण्य एंड कपिला रिवर इन गुजरात। यस, इट इज करेक्ट। वैसे भी सरस्वती रिवर जो है ना, ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से फ्लो होती है। कुछ लोग इसको मेथोलॉजिकल रिवर्स भी बुलाते हैं क्योंकि अब इसका प्रमाण नहीं मिलता है, बट दिस इज नॉट मेथोलॉजिकल रिवर। एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से और कुछ अलग रीजंस की वजह से धीरे धीरे ये डिसअपियर हो गई। सो सरस्वती, हिरन एंड कपिल रिवर के संगम पर त्रिवेणी पर ही सोमनाथ रिवर बना हुआ है। करेक्ट है ये चीज। यहां पर भी एक त्रिवेणी संगम है। बाय द वे, एक और त्रिवेणी संगम इलाहाबाद या प्रयागराज में पड़ता है। द करेंट टेम्पल स्ट्रक्चर इज बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एक्चुअली जरा आप यहां पर देखो, मैंने कई बार प्री सिक्योर के सेशन में भी आर्ट एंड कल्चर में द्रविडियन एंड नागर टेम्पल स्ट्रक्चर तुम्हें समझाया है। ये जो टेम्पल स्ट्रक्चर है ना, ये नागर स्टाइल है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। हाँ, इसमें कुछ वेरिएशंस होंगे गुजरात वाले वो, क्योंकि द्रविडियन टेम्पल स्टाइल ने मेनली इंडिया के सदर्न पार्ट में, तमिलनाडु वाले रीजन में प्रैक्टिस किए गए। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मेजरली नागर टेम्पल स्टाइल और कुछ रीजनल फीचर्स को मिलाकर टेम्पल्स बनाए जाते हैं, जहां पे टेम्पल का ये जो मेन शिखर होता है, जो मेन टावर होता है, ये कर्विकल शेप में ऊपर जाकर क्लोज होता है। और द्रविडियन स्टाइल में सेमी पिरामिडल शेप में ऊपर जाता है, सेमी पिरामिडल शेप में। आप टेम्पल सर्च कीजिएगा, राजराजेश्वर टेम्पल, आपको दिखेगा सेमी पिरामिडल शेप। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड, इट इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द फर्स्ट अमंग द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिव। एकदम सही बात है, सोमनाथ टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से पहला श्राइन माना जाता है सोमनाथ टेम्पल। थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ, द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वाज इनॉग्रेटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 1951। अगेन करेक्ट। 1951 में आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इसको इनॉग्रेट किया था। ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आजाद भारत में इसको फिर से बनवाया गया था। सो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी, आंसर क्या होगा, ओनली 3। ठीक है, ये रहे आपके डिटेल्स। आर्किटेक्चर की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो ये चालुक्य स्टाइल, जो कि नागर स्टाइल का ही एक रीजनल फीचर है, जो कि मारू गुर्जरा स्टाइल से भी जाना जाता है। गुजरात के रीजन में, राजस्थान रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। 1026 एडी में महमूद गजनी ने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की आस्था का यह प्रतीक हमेशा अडिग खड़ा रहा। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और आज 1000 साल पूरे हो रहे हैं, हम इसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस नाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से, कि सोमनाथ टेम्पल हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे प्राइड का एग्जाम्पल है, जो महमूद गजनी जैसे इन्वेडर्स के सामने नहीं झुका। हमारे अनब्रोकन फेथ का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ऑब्वियसली हमारे कल्चर को, आर्किटेक्चर को शोकेस करने का काम भी करता है। सो इट हैज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इट हैज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरकमिंग ऑड्स एंड स्ट्रगल एंड सेलिब्रेटिंग स्वाभिमान एंड रेजिलियंस। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड है? व्हाइट बेलीड हेरोन से रिलेटेड। आप यहां देख सकते हो दैट इन अरुणाचल, इंडियन एक्सप्रेस क्या बोल रहा है, इन अरुणाचल व्हाइट बेलीड हेरोन हैबिटेट कलाई 2 प्रोजेक्ट गेट्स नॉट। मतलब व्हाइट बेलीड हेरोन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा पाया जाएगा, स्पेशली अरुणाचल वाले रीजन में। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हो व्हाइट बेलीड हेरोन को, ये आपका व्हाइट बेलीड हेरोन है ना। बाकी चीजें हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इनहेबिट्स द वेटलैंड्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय। यस, इट इज करेक्ट। दैट्स व्हाई हमें अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में व्हाइट बेलीड हेरोन्स काफी लार्ज नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। सेकंड, इट इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एक्चुअली नॉट अंडर शेड्यूल 2। ये जो हमारा व्हाइट बेलीड हेरोन है ना, ये शेड्यूल 2 में नहीं, शेड्यूल 1 में कवर्ड है, शेड्यूल 1 में। ठीक है, सो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है गाइस। शेड्यूल 2 में शेड्यूल 1 के जैसा थोड़ा सा कम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, बट व्हाइट बेलीड हेरोन को शेड्यूल 1 में क्लासिफाई किया गया है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। साथ ही साथ IUCN की भी बात करें, देखो यहाँ पर दिख ही रहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको ऑब्वियसली हम शेड्यूल 1 में रखेंगे। पहला करेक्ट था, दूसरा रॉन्ग। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज एक्सटेंड्स अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो बाकी जो एडजॉइनिंग स्टेट है जैसे भूटान हो गया, नॉर्दर्न म्यांमार हो गया, यहाँ पर भी मिलेगा। बर्ड है, इनको कौन सा बॉर्डर रोक सका है? इट फीड्स प्रिडोमिनेंटली ऑन फिश फाउंड इन रिवर रैपिड्स, प्रेफर्स फ्री फ्लोइंग रिवराइन हैबिटेट्स, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इजीली मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हमारे लिए 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट हुए। आंसर हम क्या चूज करेंगे? ऑप्शन बी। बुझे? चलिए अब आ जाइए व्हाइट बेलीड हेरोन पे। तो व्हाइट बेलीड हेरोन, या इसको इंपेरियल हेरोन के नाम से भी या ग्रेट व्हाइट बेलीड हेरोन के नाम से बुलाया जाता है। इट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। जिस रिवराइन इकोसिस्टम में ये मिलता है उसके हेल्थ को शोकेस करेगा, क्योंकि व्हाइट बेली हेरोन को रहने के लिए क्लीन वाटर चाहिए और फिशेस चाहिए। तो अगर जिस रीजन में क्लीन वाटर और फिश हैं, फिश का एनफ नंबर है, वहीं पर ये सर्वाइव करते हैं। दैट्स व्हाई ईस्टर्न हिमालय की वेटलैंड्स वाले रीजन में आप इनको देख सकते हो।
राइट। इंडिया के साथ साथ भूटान, नॉर्दर्न म्यांमार इस रीजन में भी मिलते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जरा कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर ये कंसर्न जाहिर हुआ था कि क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से व्हाइट बेलीड हेरोन्स के नंबर कम हो जाएंगे। कुछ थ्रेट तो है, लेकिन फिर इकोलॉजिकल स्टडी करके, ईएसडी करके ये चीज मालूम किया गया कि नहीं सॉरी, इस प्रोजेक्ट के रन करने के बाद भी व्हाइट बेलीड हेरोन्स के नंबर पे बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। By the way, Kalai 2 project लोहित रिवर पे सिचुएटेड है। लोहित रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द फेमस रिवर ब्रह्मपुत्र इन द अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंस्टॉल कैपेसिटी अभी इसकी 1200 मेगावाट बताई जा रही है। डेवलपमेंट करने का काम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी कर रही है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम पर बना है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ये चीज याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स पे बनाए जाते हैं। किस रीजन में है ये भी आप ध्यान रखें। फिफ्थ आते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना प्रोजेक्ट पर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना प्रोजेक्ट एक फ्लैगशिप स्पीसीज जिसके 9 ईयर्स अब पूरे हो रहे हैं। किस चीज के लिए, आप यहाँ पे इस लोगों को भी देख सकते हो। मैटरनल बेनिफिट्स को, मैटरनल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इसका मोटो भी क्या रखा गया था, मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। कि अगर जो भारत की माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, अगर वो हेल्दी रहेंगी तो ऑब्वियसली पूरा राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र हमारा हेल्दी हो सकेगा। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2017। 9 साल पूरे हो रहे हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। भारत की केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉन्च करेगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एकदम करेक्ट है, क्योंकि हेल्थ में ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना अपना रोल प्ले करती है। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक्चुअली इट इज इंप्लीमेंटेड बाय डब्ल्यूसीडी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मैटरनल हेल्थ और उनके बच्चे का हेल्थ रिलेटेड है। तो WCD करती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाय द वे, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जरा ढूंढ कर बताइए मुझे। थर्ड, अंडर द स्कीम अ कैश बेनिफिट ऑफ ₹6,000 इज प्रोवाइडेड इफ द सेकंड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड को लेकर लोगों के अंदर जो कंसर्न्स थे, जो लोगों के अंदर जो लिमिटेशंस थे, उसको खत्म करने के लिए, एक्चुअली उसको प्रमोट करने के लिए कि अगर आपके घर में बच्ची भी हो रही है तो वो उतनी ही जरूरी है जितना कि एक लड़का है। और इस केस में आपको 6,000 रुपया कैश बेनिफिट भी दिया जाता है। 1 and 3 आर करेक्ट हेयर। हमारा आंसर क्या हो गया, बी। मातृ वंदना योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने ही 1 जनवरी 2017 को लॉन्च किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्पेशली सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांस सेक्शंस को हेल्प करने के लिए। उस केस में जहां पर दूसरे बच्चे को जन्म दिया गया और वो बच्ची अगर लड़की हुई तो वो पहले से कई चीजों को लेकर, हालांकि परेशान नहीं होना चाहिए, पर अपने बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी को लेकर परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप परेशान ना हो, आपको एक तो 6,000 रुपए का कैश बेनिफिट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल केयर भी सरकार रखेगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब दोनों के बीच डिस्प्यूट होगा 60-40 या 90-10 के रेशियो में। फर्स्ट चाइल्ड के बाद 5,000 और दूसरे चाइल्ड के बाद जब वो गर्ल है तो 6,000 रुपीज आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड में गर्ल या बॉय का कोई कंडीशन नहीं है। इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2,000 क्या है। एडिशनल सपोर्ट के लिए जननी सुरक्षा योजना के अंदर जो भी कैश इंसेंटिव होते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल बेनिफिशियरी हो जाइएगा। इट मींस आपकी न्यूट्रिशनल नीड, मेडिकल चेकअप, ओवरऑल प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आपके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, बच्चे का भी ख्याल रखना, साथ ही साथ जो लैक्टेटिंग मदर है उनका ख्याल रखना। अच्छा न्यूट्रिशन अगर माँ को मिलेगा तो लैक्टेटिंग मदर अपने बच्चे को भी सही तरीके से स्तनपान करवाकर उसके भी हेल्थ का ख्याल रख सकेगी, तो मैटरनल पूरी तरह से हेल्थ मेंटेन हो सकेगा। ये सारा ध्यान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर रखा जाता है। ओके, ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखिएगा, इंटरव्यू में भी काम आते हैं। तो जो एस्पिरेंट इंटरव्यू देने वाले हैं, यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू इट। अब आते हैं हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो कल पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे दिया था, 2 क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम से। जी बिल्कुल, ये इंडिया के क्लासिकल डांस है। पहला स्टेटमेंट क्या, डांसर्स ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स इज फाउंड इन कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन भरतनाट्यम। यूजुअली गाइज ये स्टेटमेंट एक्चुअली देखो करेक्ट है, क्योंकि यूजुअली भरतनाट्यम डांस फॉर्म में ना डायलॉग्स डांसर्स नहीं बोलते हैं। भरतनाट्यम डांस फॉर्म में, एक्चुअली भरतनाट्यम डांस फॉर्म देवदासी ने शुरू की थी, देवदासी प्रथा से एसोसिएटेड मानी जाती हैं, जहां पे जो लड़कियां जिनका टेंपल डेटी से मैरिज किया जाता था तो वो टेंपल में सेंट्रल गॉड के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, उनकी सेवा में डांस करती थी, तो वहां पे ना डायलॉग्स बोलने की जरूरत नहीं होती है। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में ये आंध्र रीजन के, कर्नाटक आंध्र रीजन के भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई इस डांस में डायलॉग्स का भी रेलेवेंस होता है कि बीच बीच में डांसर कुछ डायलॉग्स भी बोलते हैं। याद रखोगे ये चीज। चलिए दूसरा, डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाय कीपिंग द फीट ऑन इट्स एजेस
is a feature of Bharatnatyam, but Kuchipudi dance does not have such a form of movement. एक मिनट रुकिए, वैसे ये स्टेटमेंट गलत है। मैं ना आपको ये फिगर से समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या कौन से ब्रास पैलेट की बात हो रही है। चलिए, अब देखिए, आप यहाँ पे डांसर को देख सकते हैं। ये एक्चुअली कुचिपुड़ी डांस फॉर्म का एक फीचर है, जहां पे डांसर अपने पाँव के नीचे ये एक ब्रास प्लेट रखते हैं, नॉट थ्रू आउट द एंटायर डांस, डांस के कुछ सेगमेंट में, और इसको इतने अच्छे से बैलेंस किया जाता है कि पाँव में भी चोट ना लगे और डांस भी परफॉर्म हो जाए। सो दिस इज अ फीचर ऑफ कुचिपुड़ी डांस फॉर्म, नॉट भरतनाट्यम डांस फॉर्म। दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला सही था, आंसर क्या होगा हमारा? ए ओनली। याद रखिएगा, ब्रास प्लेट अपने पाँव के नीचे रखकर ऐसे डांस करना, ये कुचिपुड़ी का एक फीचर है। ओके, चलिए, सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अमंग दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कहां अप्लाई होता है? पहला क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। बिल्कुल सही, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक से ज्यादा स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के रूप में अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को यूज करके इन डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। रॉन्ग, ये एक्चुअली में ना इलेक्शन कमीशन और उस स्टेट के हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है। थर्ड, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ यूनियन टेरिटोरी। एक्चुअली मैंने यूनियन टेरिटोरी के केस में क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मानेंगे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटोरी के बीच का अगर डिस्प्यूट है, तो दिस डज नॉट यूजुअली कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इवन स्टेट हाई कोर्ट्स, दे आर एलिजिबल टू टेक डिसीजंस। सो थर्ड रॉन्ग हो गया। फोर्थ, अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। करेक्ट, एक या एक से अधिक स्टेट्स के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बीच आता है। सो 1 एंड 4 आर करेक्ट। हमारा आंसर क्या होगा? सी। आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी के 2013 क्वेश्चन से है, जो ड्रिंकिंग वाटर में पॉल्यूटेंट की बात करता है। वैसे ड्रिंकिंग वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो अभी मध्य प्रदेश में उसको लेकर कई लोगों की जान चली गई जब उन्होंने कॉन्टेमिनेटेड वाटर पिया। एक मंत्री जी ने तो बोल दिया कि ये फोकट का सवाल है, लेकिन ये फोकट का सवाल नहीं है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है। मंत्री जी खैर क्या बोल सकते हैं, माननीय मंत्री हैं, कुछ ज्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ढूंढिए कि ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इंडिया के अलग अलग पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक टर्म से रिलेटेड, पैक्स सिलिका नाम का टर्म, जो कि न्यूज़पेपर में मेंशन था। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल फिर से प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग मिलेंगे और नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात क्या कि आज मैंने हॉबीज रिलेटेड टू एपीएससी इंटरव्यू या यूपीएससी इंटरव्यू मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाला है, एंड आई वांट कि आप सब भी इसको देखें, ताकि अगले बार भी जब आप इंटरव्यू में अपीयर करें तो आपके पास हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर हों। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।